नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान केंद्र की गति को समझेंगे और उसके बाद कणों के निकाय का रेखीय संवेग को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले विषय के साथ, द्रव्यमान केंद्र की गति को जानते हैं। दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा जानने के बाद हम कणों के निकाय का भौतिक महत्व को समझेंगे। इसीलिए समीकरण को फिर से इस प्रकार लिख सकते हैं, mr बराबर सिग्मा mi/ri बराबर m1r1 प्लस m2r2 mn/rn तक। दोस्तों, अब ऊपर के समीकरण के दोनों पक्षों को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर हमें एक नया समीकरण मिलेगा, m dr/dt बराबर m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt प्लस mn dRn/dt, या mv बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn dn तक, जहाँ v1 बराबर dr1/dt ये पहले कणों का वेग को दर्शाता है, वहीं v2 बराबर dr2/dt दूसरे कणों का वेग को बताता है और v बराबर dr/dt द्रव्यमान केंद्र का वेग को बताता है। अब समीकरण को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर हमें नया समीकरण मिलेगा कुछ ऐसा, m dv/dt बराबर m1 dv1/dt प्लस m2 dv2/dt प्लस mn dvn/dt, या ma बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस mnan, जहाँ a1 बराबर dv1/dt पहले कण का त्वरण को बताता है, वहीं a2 बराबर dv2/dt दूसरे कण का त्वरण को बताता है और a बराबर dv/dt द्रव्यमान केंद्र का त्वरण को बताता है। दोस्तों, न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार पहले कण पर लगने वाला बल है F1 बराबर m1a1 और दूसरे कण पर लगने वाला बल है F2 बराबर m2a2। तब हम समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ma बराबर F1 प्लस F2 प्लस fn तक। दोस्तों, न्यूटन के तृतीय नियम से जानते हैं कि ये आंतरिक बल सदैव बराबर परिमाप के और विपरीत दिशा में काम करने वाले जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए समीकरण में बलों को जोड़ने में इनका योग शून्य हो जाता है। तो समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ma बराबर f(ext), जहाँ f(ext) निकाय के कणों पर प्रभावी सभी बाह्य बलों का सदिश योग को बताता है। दोस्तों, ma बराबर f(ext) समीकरण बताती है कि कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है कि जैसे निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसमें संकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल उसी पर आरोपित हो। आइए दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र के कुछ गुण को समझते हैं। यदि कोई निकाय किसी बाहरी बल का अनुभव नहीं करता है तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में रहेगा, या यदि वह पहले से ही चल रहा है तो निरंतर वेग से आगे बढ़ेगा। दूसरा गुण है कि यदि कोई बाहरी बल है तो F बराबर ma के अनुसार द्रव्यमान केंद्र त्वरित हो जाता है। और तीसरा गुण है, खास तौर पर न्यूटन के नियमों का पालन करते हुए एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र को एक बिंदु द्रव्यमान के रूप में भी माना जा सकता है। आइए दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र को
चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बल्ला को हवा में फेंका जाता है, तो दोस्तों क्या होता है कि बल्ला के विभिन्न भाग काफी जटिल पथों का अनुसरण करते हैं, लेकिन द्रव्यमान केंद्र एक परवलयाकार पथ पर चलता हुआ पाया जाएगा। दोस्तों, परवलयाकार पथ में विस्फोट को समझते हैं। दोस्तों, किसी प्रक्षेप्य के खंडों का द्रव्यमान केंद्र विस्फोट के बाद भी उसी परवलयाकार पथ पर चलता हुआ पाया जाएगा जिस पर यह विस्फोट न होने पर भी चलता। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेखीय संवेग की परिभाषा करने वाला व्यंजक है P बराबर mv। अब न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार F बराबर dp बटे dt, जहां F कणों पर आरोपित बल को दर्शाता है। आइए दोस्तों, n कणों के निकाय के लिए संवेग को समझते हैं। माना कि n कण का द्रव्यमान है m1 m2 mn तक और n कणों का वेग है v1 v2 vn तक। अब पहले कणों का रेखीय संवेग है p बराबर m1 v1 और दूसरे कणों का रेखीय संवेग है p बराबर m2 v2। अब n कणों के इस निकाय का कुल रेखीय संवेग एकल कणों के रेखीय संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हम समीकरण को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, p बराबर p1 प्लस p2 प्लस pn तक, या m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn। समीकरण को तुलना करने पर हमें मिलता है P बराबर mv, जहां P रेखीय संवेग को दर्शाता है, m कण के द्रव्यमान को और v कणों के वेग को दर्शाता है। अब पहले के समीकरण को समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें एक नया समीकरण मिलता है dp बटे dt बराबर m dv बटे dt बराबर ma। अब समीकरण को तुलना करने पर हम पाएंगे dp बटे dt बराबर f ext। यह न्यूटन के द्वितीय नियम का कथन है जो कणों की निकाय के लिए लागू किया जाता है। अब यदि कणों के किसी निकाय पर लगे बाह्य बलों का योग शून्य हो तो समीकरण के आधार पर dp बटे dt बराबर शून्य होगा या p बराबर अचरांक होगा। अतः जब कणों के किसी निकाय पर लगे बाह्य बलों का योग शून्य होता है तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग अचर रहता है। यह कणों के एक निकाय के लिए लागू होने वाला रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम को बताता है। आइए दोस्तों, रेखीय संवेग का संरक्षण के कुछ गुण को समझते हैं। जब निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य होता है तो इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग परिवर्तित नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखें। और दूसरा गुण है कि यदि निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो तो द्रव्यमान केंद्र अचर वेग से ही चलता है, अर्थात मुक्त कण की तरह समगति से सरल रेखीय पथ पर चलता है। दोस्तों, अब हम भारी नाभिक का विखंडन को समझेंगे। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि एक भारी नाभिक Ra दो हल्के नाभिक Rn तथा अल्फा कण He में विखंडित हो रहे हैं। वहीं दूसरे चित्र में हम ये देख रहे हैं कि उसी भारी कण Ra का विरामावस्था में द्रव्यमान केंद्र का विखंडन हो रहा है। अब दोनों उत्पन्न हुए कण एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। इस प्रकार निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक समान गति में ही रहता है। आइए दोस्तों, अब हम दो नक्षत्रों का बाइनरी निकाय को समझेंगे। आप चित्र को देखिए और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, चित्र में S1 बिंदु युक्त रेखा को दर्शाता है और S2 ठोस रेखा को दर्शाता है जो बाइनरी निकाय को बनाते हैं।
जिसमें निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक समान गति में होता है। वहीं दूसरे चित्र में उसी बाइनरी निकाय को संबोधित करता है जब द्रव्यमान केंद्र C स्थिर अवस्था में रहता है। आइए दोस्तों, दो नक्षत्रों के बाइनरी निकाय के कुछ गुण को जानते हैं। बाइनरी निकाय बनाते हुए दो नक्षत्रों का द्रव्यमान केंद्र की सरल रेखा में समान गति होता है और द्रव्यमान केंद्र के परित नक्षत्रों की वृत्ताकार कक्षाएं होती है। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज के सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने द्रव्यमान केंद्र की गति को सीखा और उसके बाद कणों के निकाय का रेखीय संवेग को समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दो सदिशों का सदिश गुणनफल को समझेंगे और उसके बाद कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग के संबंध को भी पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने भौतिकी विज्ञान पुस्तक कक्षा 11 से अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को विस्तार से समझें। धन्यवाद।